दिल्ली के जंतर मंतर पर जो जेन जी का आंदोलन हुआ, उसमें आप अगर उसकी उपलब्धि के रूप में ये मानते हैं कि चूंकि आंदोलन नीट के पर्चे लीक होने के खिलाफ था और जो युवा थे वो मांग कर रहे थे कि इस पर कार्रवाई की जाए और जो शिक्षा के मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनका इस्तीफा हो, तो वो मांग मान ली गई। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इस आंदोलन का सबसे बड़ा टेक अवे हो, ऐसा नहीं है। जंतर मंतर के आंदोलन ने बहुत सारी चीज़ें नए ढंग से परिभाषित की और उन्हें बदल भी दिया। ये आंदोलन 6 जून को शुरू हुआ था और 25 जुलाई तक चला, यानी कि 1 महीना 19 दिन। और इस 1 महीने 19 दिन में अगर आप हिसाब लगाकर देखें तो 5 प्रमुख चीज़ें ऐसी निकल कर सामने आती हैं जो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से जुड़ी हुई नहीं है या उस संबंधित नहीं है। वो बहुत महत्वपूर्ण है और उनके बारे में चर्चा होनी चाहिए। अवध पंच में मधुकर उपाध्याय का राम राम। जो पहली चीज जंतर मंतर के आंदोलन से निकल कर आई, 1 महीना 19 दिन चले आंदोलन से, वो जो प्रदर्शनकारी थे उनकी चारित्रिक दृढ़ता दिखाती है। ये बात कोई आसान और सहज बात नहीं है जिसको सामान्य रूप से आप ऐसे ही कह दें और स्वीकार कर लें। 1 महीना 19 दिन में जहां सारे लोग सड़क पर हों, सड़क पर ही सो रहे हों, वहीं बैठे हों, वहीं उठते हों, वहीं खाना खाते हों, और ऐसे में उनकी चारित्रिक दृढ़ता का एक उदाहरण ऐसा है जिसमें कहीं किसी ओर से किसी जगह ये शिकायत नहीं आई कि उन्होंने या आंदोलनकारियों में से किसी ने भी महिलाओं के साथ अभद्रता की हो, दुर्व्यवहार किया हो। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। और इसका एक उदाहरण, बहुत अच्छा उदाहरण 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से मिलता है, क्योंकि उस पूरे दौरान जब भी 4 महीने का वो सीज था, दिल्ली में भी उनका कब्जा हो गया था, तमाम इलाकों में था और तमाम इलाकों में अंग्रेज़ अफसर तैनात थे, उनकी स्त्रियां, उनकी पत्नियां, बच्चे थे। लेकिन उस पूरे दौरान किसी ब्रिटिश महिला के खिलाफ अभद्रता या उसके साथ छेड़छाड़ या दुर्व्यवहार की कोई शिकायत पुलिस में दर्ज नहीं कराई गई। अंग्रेज़ों का शासन था और अगर वो चाहते तो ऐसा कर सकते थे, लेकिन खुद अंग्रेज़ लेखकों ने स्वीकार किया कि आंदोलनकारियों ने ऐसी कोई हरकत नहीं की। ये बहुत सामान्य सी बात लग सकती है, लेकिन इतने बड़े आंदोलन में ऐसी कोई घटना नहीं हो, ये सिवाय इसके कि आपकी चारित्रिक दृढ़ता बताए और कुछ इसे कहा नहीं जा सकता। और ये जंतर मंतर की पहली बड़ी उपलब्धि है जो युवा वर्ग में और युवा वर्ग की चारित्रिक दृढ़ता को प्रमाणित करती है। जो दूसरी चीज़ है वो उनके साथ जो व्यवहार हुआ और उसके बावजूद उनमें जो संयम बना रहा। उन्होंने तमाम तरह से भड़काने की कोशिश की, सरकार की ओर से बहुत लाठीचार्ज हुआ, बैटन चलाए गए, पैलेट गन्स चलाई गईं और दुनिया भर की चीज़ें ऐसी हुई, लेकिन छात्र उस तरह उत्तेजित नहीं हुए और ना ही उन्होंने ऐसा कुछ किया। ये बात अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे ज़्यादा महत्व की बात यह है कि स्त्रियों की, लड़कियों की भागीदारी इस आंदोलन में और उभर कर उनका नेतृत्व सामने आना, चाहे वो रिया हीर हो मुंबई की, जो पुलिस की वैन के सामने खड़ी हो गई और उसे जाने नहीं दे रही थी, या वो नेहा बोरा हो जो दिल्ली के जंतर मंतर पर थी, या एक वो लड़की जंतर मंतर पर जिसने घेरा बनाकर अपने जो पुरुष साथी थे उनको बचाने की कोशिश की। ये अगर आप इसको 1930 के महात्मा गांधी के नमक आंदोलन के साथ रख के देखिए तो उस समय स्त्रियों की भागीदारी एक अकल्पनीय चीज़ थी। और महात्मा गांधी ने नमक आंदोलन के समय ये कहा था कि मेरी गिरफ्तारी के बाद क्रम से ये लोग नेतृत्व करेंगे, और उसमें तीसरा नाम सरोजिनी नायडू का था। वो चीज़ बढ़ते बढ़ते अब जंतर मंतर के आंदोलन में आकर बिल्कुल साफ दिखाई देती है कि वो समानता और जेंडर न्यूट्रलिटी, उनके बीच में जैसे कोई भेदभाव हो ही नहीं, ये
जंतर मंतर की दूसरी सबसे बड़ी उपलब्धि मैं मानता हूँ। तीसरी जो चीज़ है वो है नैतिकता, यानी शुचिता, नैतिकता और अपरिग्रह, किसी की चीज़ उठा लेना या छिपा लेना या चोरी कर लेना। पूरी जंतर मंतर के पूरे आंदोलन के समय एक भी शिकायत ऐसी नहीं आई जिसमें ये कहा गया हो कि किसी का मोबाइल चोरी हो गया, किसी का पर्स चोरी हो गया। ऐसी कोई घटना हुई ही नहीं। और ये अब फिर से एक बार जेन ज़ी की पीठ थपथपाई जानी चाहिए कि उन्होंने एक आंदोलन किया जो खुले मैदान में था, आसमान के नीचे था और सब कुछ सबके सामने, सबकी आंखों के सामने था, लेकिन फिर भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो चौथी उपलब्धि मैं समझता हूँ जेन ज़ी के आंदोलन ने हासिल की, धर्मेंद्र प्रधान छोड़कर, वो सबसे बड़ी बात है कि संचार माध्यम पर एकाधिकार या उनका कब्जा या उसको उपयोग करने की उनकी क्षमता, वो इतना सारा बदलाव हुआ इस बीच में कि ये जो जनरेशन है, ये जिस पीढ़ी की हम बात कर रहे हैं, वो 2004 के बाद की पीढ़ी है जिसका जन्म ही इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन के साथ हुआ है। तो उसके लिए ये कोई असामान्य अजूबा नहीं है। वो इसका इस्तेमाल करना बहुत खूबसूरती से जानते हैं और उन्होंने इसका प्रदर्शन भी किया। यानी अगर जेन ज़ी ने आपको विवश कर दिया कि आप खुद, प्रधानमंत्री खुद उसी तरह से बनाकर रीलें और इंस्टाग्राम पर डालने लगें, तो ये जेन ज़ी की कामयाबी ही मानी जाएगी और उपलब्धि मानी जाएगी कि वो सरकार को विवश कर सकती है कि वो उनके तरीके के संचार माध्यमों का इस्तेमाल करे। जंतर मंतर के आंदोलन में किसी भी समाचार चैनल को उस तरह का महत्व नहीं मिला जो वो हमेशा समझते थे कि उनका एकाधिकार है उस पर और वो जो चाहें वो कहेंगे और जो चाहेंगे उनके कहने पर वो लोग सुनेंगे और मान भी लेंगे। जेन ज़ी ने उसे तोड़ दिया। यानी अब ये है कि आप संचार माध्यमों के अकेले एकाधिकारी नहीं हैं, आप सरकार होंगे, समाचार माध्यमों को नियंत्रित कर सकते होंगे, लेकिन जेन ज़ी समाचार माध्यमों का, संचार माध्यमों का जिस तरह प्रयोग करता है वो आपकी समझ में आया ही नहीं। और ये जेन ज़ी की बड़ी कामयाबी मानी जा सकती है कि उसने सरकार को इस मामले में झुका दिया। जो पांचवी चीज़ है जिसको लेकर सबसे ज़्यादा विवाद है, वो जंतर मंतर में इस्तेमाल की गई, उस आंदोलन के दौरान प्रयोग में लाई गई भाषा है। तमाम लोग कहते हैं कि ये भाषा अश्लील है, फूहड़ है, अभद्र है और इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, खास तौर पर लड़कियों को तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सवाल ये नहीं है कि भाषा क्या है, वो तो हमारे पुरखे बहुत पहले कह गए हैं कि भाषा बहता नीर है, नदी है जिसका पानी बहता जा रहा है, उसका प्रवाह है, वो बदल जाएगी। तो जो भाषा पहले थी, जो हमारी पिछली पीढ़ी की भाषा हुआ करती थी, उस भाषा से आप उम्मीद करेंगे कि आप नई भाषा का मुकाबला कर सकेंगे, तो ये एक चूक होगी बहुत बड़ी, जो हुई भी जंतर मंतर के मामले में। पिछली पीढ़ी अधिकतम उसकी भाषा भी बदली। पिछली पीढ़ी से पहले OMG या ओ माई गॉड या LOL, लाफ आउट लाउड, इस तरह के शब्दावली, इस तरह के प्रयोग नहीं होते थे जो हमारी पिछली पीढ़ी ने कर दिया। उसके बाद जो पीढ़ी आई उसकी भाषा ही दूसरी थी और उसका व्याकरण था, उसने शब्दों के न केवल हिज्जे बदल दिए, स्पेलिंग बदल दी, उनके अर्थ बदल दिए। अगर आप उन अर्थों को उस तरह से नहीं समझ पा रहे तो ये आपकी कमी है, ये उनकी कमी नहीं है। भाषा अश्लील नहीं होती। गालियां समाज का हिस्सा रही हैं भारत में एक लंबे अरसे तक। वो खुलेआम भी बोली जाती रही हैं और पर्दे के पीछे से भी। राम विवाह के समय अगर पुराना आप याद करिए तो दशरथ, महाराज दशरथ और राम के विरुद्ध महिलाओं ने मिथिला की गालियां गाई थी और वो गालियां स्वीकार्य थी। तो ये समाज से आती हैं। जब एक बार मेरी भूतपूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर से बात हो रही थी और मैंने उनसे कहा कि इतने सारे लोग, अपराधी किस्म के लोग संसद में आ गए हैं, तो आप इनके विरुद्ध कार्रवाई क्यों नहीं करते? तो उन्होंने कहा कि ये संसद में नहीं आए हैं, ये कहाँ से आए हैं ये पूछिए। ये समाज से आए हैं और चूंकि समाज में ही अपराधी हैं तो ये उन्हीं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।
आप इनके विरुद्ध जाकर क्या कर लेंगे? आप समाज को समझे बिना किसी पीढ़ी को उसको खारिज करना या स्वीकार करना कैसे संभव मान लेंगे? ये नहीं हो सकता। भाषा को लेकर जो तमाम चीज़ें हैं वो ये कि इसका इतिहास और भी पुराना है। अगर 1857 को 170 साल लगभग हुए हैं, तो करीब 250 वर्ष पहले फ्रांस में क्रांति हुई थी। फ्रेंच रेवोल्यूशन कहते हैं इसे। 1789 की उस क्रांति में इसी तरह भाषाओं और शब्दों का प्रयोग किया गया था और तमाम जो उस समय का शासक वर्ग था उसको समझ में नहीं आ रहा था कि ये भाषा, इसका मुकाबला कैसे किया जा सकता है। वो भाषा उनके लिए अजनबी थी। फ्रांस में इतिहास की किताबों में दर्ज है कि फ्रांस में आधी से कम आबादी, लगभग 35 से 40% लोग फ्रेंच बोलते थे, बाकी की भाषा दूसरी थी। वो ब्रिटन बोलते थे, वो ऑक्सीटन बोलते थे और एल्सेशियन बोलते थे। इन 3 भाषाओं की लोगों की संख्या मिलाकर कुल जो आभिजात्य वर्ग था फ्रांस का, उसके भाषा बोलने वाले लोगों से कहीं अधिक थी। लेकिन चूंकि ये लगा कि इस भाषा को समझना मुश्किल है, तो फ्रांस में एक आंदोलन जैसा शुरू हुआ और ये कहा गया कि इन भाषाओं को मिटा दिया जाए। ऐसा प्रयास 1857 के बाद अंग्रेज़ों ने भारत में भी किया था, जब उन्होंने 2-3 प्रमुख भाषाओं को मिटाने का प्रयास किया, जिसमें अवधी शामिल है, जिसमें बुंदेली शामिल है। बुंदेली के आला की उन्होंने लगभग हत्या कर दी, उसका मानकीकरण करने के नाम पर। यानी एलियट ने जो आला लिखवा दिया वही आला मान्य होगा, वही गाया जाएगा। तो पूरे स्वतंत्रता आंदोलन से आला खत्म कर दिया उन्होंने। लेकिन अवधि की स्थिति ऐसी हुई कि लोग ये समझने लगे कि उनको हेय दृष्टि से देखा जाएगा अगर वो अवधि बोलेंगे, तो उसका भी एक तरह से पतन का प्रमुख कारण अंग्रेज हुकूमत ही थी और उसी ने ये कोशिश की थी कि अवधि और बुंदेली को इससे अलग कर दिया जाए स्वतंत्रता के आंदोलन से। जो फ्रांस में हुआ वो अद्भुत था। फ्रांस में 2 लोग थे, एबा हेनरी और एक दूसरे थे बर्ट्रैंड। इन दोनों ने मिलकर जो मैक्सिमिलियन की हुकूमत थी उसको ये समझाया कि जब तक इन भाषाओं को समाप्त नहीं किया जाएगा तब तक आप न इनकी भाषा समझ सकेंगे, न इनकी समस्याओं का समाधान हो सकेगा। और राष्ट्र को एक बनाने में ये बहुभाषी होना ही सबसे बड़ी बाधा है। शासकों को ये बात समझ में आई और उन्होंने इसकी खुली छूट दे दी। जो हेनरी और बर्ट्रैंड ने किया वो 250 साल पहले उन्होंने इन भाषाओं पर एक एक करके हमला शुरू किया। ऑक्सीटन और ब्रेटन, ऑक्सीटन तो किसी तरह बच गई क्योंकि उसके बोलने वाले ज़्यादा थे। जो एल्सेशियन भाषा थी, जिसका जिक्र अल्सेस इलाके से होता है और वहीं से ये आती है, उसमें एक शब्द था टेरा। टेरा माने ज़मीन, और जो भी उनके विरुद्ध खड़ा होता था वो उसे टेरा को नुकसान पहुंचाने वाला मानते थे, पृथ्वी को नुकसान पहुंचाने वाला मानते थे। और उसी से तमाम अंग्रेजी के दूसरे शब्द बने जिनको आपने टेरर कह के इस्तेमाल किया। फिर वो उस अल्सेशियन भाषा से वो फ्रेंच में आए और फ्रेंच से अंग्रेजी में आए। हम वही टेरा, उसी धरती के लोगों की बात कर रहे हैं। कोई बर्ट्रैंड और कोई हेनरी उसको रोक नहीं सकता, क्योंकि भाषा सतत प्रवाहमान है और उससे लड़कर आप कहीं नहीं पहुंच सकते। आपको भाषा के साथ ही रहना पड़ेगा, उसी के साथ बहना पड़ेगा। स्वीकार करना पड़ेगा कि जेन ज़ी अगली पीढ़ी है और उसकी भाषा दूसरी है। आप बेहतर यह होगा कि उसे समझें और उस रास्ते पर चलने की कोशिश करें। आपकी अश्लीलता का जो दावा है, जो ठप्पा उन पर लगाने की कोशिश की जा रही है, वो किसी काम नहीं आने वाली, क्योंकि उनकी भाषा नहीं बदलने वाली।